हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म कर दिए आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग। ओके, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला सेशन में हमने जो कंप्लीट करवाया था, जो जनगणना है, जनसंख्या है, उसके बारे में, और जो अभी हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन में हैं, जिसमें कि अभी तक अगर हम बात करें तो बहुत सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो यहाँ पर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक होगा। सेशन स्टार्ट होने से पहले किन्हीं का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई डाउट है? ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक्ट जो है बहुत पुराना एक्ट है, ब्रिटिश काल का ये एक्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया था एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये वास्तव में है क्या चीज। इस एक्ट को हमें इंटर करने से पहले इसको समझना होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। एक सामान्य सा बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, व्यवसाय। जिस बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, चाहे आप कस्टमर से जो पैसे रिसीव करते हैं बिजनेस में, या फिर सप्लायर से कोई मटेरियल मंगाते हैं, तो जो भी लेन देन होता है मनी में होता है, करेंसी में, एक्सचेंज वगैरह भी होता है वहां पर, लेकिन एक करेंसी की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हुए, तो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस, मान लीजिए कोई ये चाहता है कि सिर्फ हम कैश में ही ट्रांजैक्शंस करें, कैश में ही ट्रांजैक्शंस करें, या फिर आज के डेट में तो आप डिजिटल भी देख रहे हैं, आपका अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है, मतलब सीधा सा कैश या बैंक के रूप में वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल हमेशा नहीं हो पाता है कि अगर कोई सप्लायर आ गया एट ए टाइम, उसके 5, हाँ छोटा मोटा बिजनेस है वो चल जाएगा, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 तक है तो वो बिजनेस आसानी से चल सकता है। लेकिन अगर हम एक बड़े बिजनेस की बात करें जिसमें कि डेली लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बिजनेसमैन के पास उतने ज्यादा फंड नहीं होगा। बिल्कुल ये सही है कि बिजनेसमैन के पास ये बिल्कुल उतना ज्यादा फंड नहीं होगा कि तुरंत उसे निकाल कर कैश दे दे, या फिर हो सकता है कि तुरंत उसका पेमेंट ना कर पाए, बैंक में भी उसके खाते में पैसा नहीं है कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर दे। तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाले पार्टी को कुछ ऐसा रिलायबल उनको प्रूफ दे, या फिर बोल सकते हैं कि एक तरह का डॉक्यूमेंट दे, जिससे कि सामने वाली पार्टी को विश्वास हो सके कि हमें आज पेमेंट नहीं मिल रहा है लेकिन बाद में ये मिल जाएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद हमें वो मिल जाएगा। जैसे कि एक चेक का एग्जांपल, आप सब चेक से रूबरू होंगे। चेक
जो बैंक में आप जाते हैं तो वहां पर चेक जारी किया जाता है, जैसे आप किसी भी पार्टी को पेमेंट करना है तो चेक जारी कर देते हैं और उसकी एक अपनी वैलिडिटी होती है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने पैसे को निकाल पाता है। तो चेक यहाँ पर क्या सहायता कर रहा है कि अगर आपके पास एट ए टाइम पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप सामने वाले पार्टी को दे दीजिए और उसको बता दीजिए कि आप इतना देर के बाद आप उसमें चेक को भंजा सकते हैं, बैंक में जाकर अपने पैसे को निकाल सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वही है, चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक भी शामिल होता है। इसके अलावा दो और डॉक्यूमेंट है जो यहां पर शामिल किए जाते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सीधा सा मतलब यह है कि एक तरह का एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि सामने वाली पार्टी को हम एट ए टाइम पेमेंट नहीं कर सकते कैश में या फिर किसी भी अन्य फॉर्म में, तो हम उसे एक डॉक्यूमेंट बनाकर देते हैं कि जिससे कि वो सामने वाले पार्टी को विश्वास हो जाता है कि बाद में हमें ये पेमेंट मिलेगा। अब ये जो शब्द है विश्वास, देखिए ट्रस्ट, ट्रस्ट तो कोई भी तोड़ सकता है। आप बोल रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन अब हो सकता है कि आप नहीं देंगे, सामने वाली पार्टी को अब विश्वास आप पर नहीं रहा, और खासकर अभी के डेट में तो किसी को भी विश्वास किसी पर भी नहीं होता है, कब बात से वो मुकर जाए। तो इसीलिए इसमें एक लीगल फॉर्म में, जब अब सोचिएगा कि 1881 से पहले नहीं था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल था। हम उसी की बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट, तो ट्रस्ट पर तो ज्यादा दिन तक कोई नहीं चल सकता है, हर जगह पेमेंट होना है। पैसे की जब बात आती है ना तो वहां पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट वगैरह होते रहते हैं। इसीलिए उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो डॉक्यूमेंट जो यूज किए जाते थे इसके लिए एक लीगल लॉ बना दिया। लीगल बनाने से, कानून बनाने से ये फायदा हुआ कि अगर मान लीजिए ए ने बी के नाम पर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जारी किया है और उसको समय पर पेमेंट नहीं मिलता है, तो इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत वो मदद कानून का ले सकता है और अपना पैसा टाइम पर ए से रिसीव करे। और अगर टाइम पर नहीं देता है, जितना डिले होता है, तो उसका इंटरेस्ट मिले उसे और अन्य लाभ उसको मिल सके जो ये अग्रीव पार्टी होगा। तो इसीलिए इस डॉक्यूमेंट को एक लीगल फॉर्म दिया गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहलाया, जो 1881 में ये लागू हुआ पूरे इंडिया में। अब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का ये डॉक्यूमेंट हो गया। यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो टर्म है यहां पर, इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट हो गया। और डॉक्यूमेंट कैसा, ओरल या फिर रिटन, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसा कि हम बता रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट बनाकर देगा। बनाकर देने का मतलब क्या है कि वो रिटन हमें हमेशा। और नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ, नेगोशिएबल का मतलब बहुत सारे बार्गेनिंग टाइप का रखते हैं, नेगोशिएट करना, तो यहां पर उसका मतलब वो नहीं है। नेगोशिएबल का मतलब है कि जो ट्रांसफरेबल हो। जैसा कि हमने यहां पर एक सीधा एग्जांपल लिया था कि ए ने बी के नाम पर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाकर दे दिया। जैसे कि हम लोग चेक क्या करते हैं, चेक किसी को देना है, हमने बी को देना है, तो बी के नाम पर हमने जारी कर दिया, वो अपना पेमेंट ले लेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक और विशेषता यह होती है कि वो ट्रांसफरेबल होता है। जैसे कि ए ने बी के नाम पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जारी किया, मान लीजिए 50,000 रुपीज देना था ए को बी को, बी को सी को पेमेंट करना है, मान लीजिए 50,000, सी को डी को पेमेंट करना है, डी को ई को पेमेंट करना है। तो आप यहां पर देख रहे हैं पेमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिजनेस में तो ऐसा ही होता है, बिजनेस में कोई तो आइसोलेटेड नहीं होते हैं कि मतलब कि हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो खास व्यक्ति से ही करेंगे, सिर्फ दूसरे व्यक्ति से नहीं करेंगे, अदर व्यक्ति से भी ट्रांजैक्शन होगा। ए का बी के साथ ट्रांजैक्शन है तो बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, बहुत सारे पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होगा और पेमेंट वहां पर करना ही पड़ता है। तो ए ने भी यहां पर बी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर दिया। तो यहां पर एक नेगोशिएबल होने से यह फायदा हो रहा है कि अगर बी इसका खुद पेमेंट नहीं रिसीव करता है तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सी को दे देगा, तो सी का जो पेमेंट करना था वो हो जाएगा, सी डी को दे सकता है और डी ई को दे सकता है। तो मतलब कि ये देखिए फ्रीली ट्रांसफरेबल हो रहा है, इसी को कहते हैं नेगोशिएबल, जो कि वन पार्टी से दूसरे पार्टी को ट्रांसफरेबल है, वही है आपका नेगोशिएबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो एक डॉक्यूमेंट है, और वो भी एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कि लीगलिटी होती है, एक कानूनन होता है ये। अब सवाल होता है कि कितने तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो अब चूंकि हम लोग यहां पर जो भी पढ़ रहे हैं लॉ के तहत पढ़ रहे हैं,
लीगल हम लोग पढ़ रहे हैं, कानूनन सभी चीजें पढ़ रहे हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की चर्चा की गई है? तो इसमें 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा की गई है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन 3 तरह के खास जो डॉक्यूमेंट है उस पर लागू होगा। प्रोमिसरी नोट और तीसरा चेक। पूरे एक्ट में इन्हीं तीनों पर चर्चा की गई है। हाँ, एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है कि इंडिया में एक और तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो बिजनेस में यूज किया जाता है, पेमेंट वगैरह बिजनेस वगैरह क्लास में, जो कि बहुत ही पहले से, बहुत ही मतलब कि बोल सकते हैं प्राचीन नहीं, लेकिन बहुत ही सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है। उसका नाम है हुंडी। हुंडी भी एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही है, लेकिन ये इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुंडी पर भी अप्लाई होगा। इस एक्ट में हुंडी पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन हाँ, हुंडी जो भी जारी करता है ये भी एक लीगल वे धर लेता है। मान लीजिए जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत कोई अपना फर्म रजिस्ट्रेशन करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत उनका सारा डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा। जिन्होंने नहीं कराया है उसका भी अगर डिस्प्यूट होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत ही सॉल्व किया जाता है। वही चीज यहां पर भी है। हुंडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन हां, नियम यह है कि हुंडी पर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू होगा। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, किसी तरह का लीगलिटी इसमें अगर शामिल करना है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जैसा ही इस पर लागू होगा। मतलब कि 4 तरह के यहां पर हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो आपको यहां पर समझना है। अब यहां पर देखिएगा, जो हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या विशेषता है, क्या फीचर्स है, किसको वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, इसमें पार्टीज कौन कौन होते हैं, यही एग्जाम में पूछा जाता है। और कुछ इसमें नहीं पूछा जाएगा, बस यही आपको ध्यान में रखना है कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर्स क्या है, इसे किस तरह से इशू किया जाता है, इशू करने वाले पार्टी कौन होता है, और इसमें अन्य पार्टी कौन हो सकता है, कितने मेजर इसमें पार्टी होते हैं। उसी तरह बिल प्रोमिसरी नोट में इसका फीचर्स क्या है, कौन कौन पार्टीज होते हैं, किस तरह से इशू किया जाता है। चेक में भी उसी तरह, चेक तो आप सब रूबरू होंगे, खुद चेक जारी भी किए होंगे आप में से अधिकतर। और हुंडी के बारे में भी हम लोग उसके फीचर्स, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ हुंडी की भी आ जाती है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है एक्ट में, ऐसे ही हमको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक्ट में डिफाइन किया गया है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही, चूंकि लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। अगर यहां पर एंड भी लिखा हुआ है, रिटन भी लिखा हुआ है, साइंड भी लिखा हुआ है, तो इसका अपना एक मीनिंग है। एग्जाम में ये टर्म दिया रहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, या फिर ओरल डॉक्यूमेंट, या फिर किसी भी तरह का अगर डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो ऑप्शन के आधार पर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये एक रिटन और साइन डॉक्यूमेंट होता है। साइन कौन करेगा, तो जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि आप चेक जारी करते हैं, तो चेक जिसके नाम पर जारी करते हैं, तो चेक वो भंजा तभी सकेगा जब आप उसमें अपना सिग्नेचर कीजिएगा। बिना सिग्नेचर के किसी चेक को चेक करके दे दीजिए, वो नहीं क्लियर ही नहीं होगा कभी भी। सिग्नेचर अनिवार्य होता है, और वो भी एक रिटन होना चाहिए। चेक आपने दिया, रिटन हो गया। साइन मस्ट है, कंपलसरी है। किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर लीगल वे रखना है तो साइंड जो होता है मस्ट होता है, कंपलसरी। विदाउट साइन कभी भी वो क्लियर किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। डॉक्यूमेंट इंटाइटलिंग अ पर्सन टू सम ऑफ मनी, मतलब कि जिसको भी पेमेंट करना है उसमें खास एक अमाउंट लिखा रहता है।
जैसे कि 5,000, 10,000, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट, ऐसा नहीं। एक आगे हम बताएंगे, जैसे कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक चेक है, उसमें लिखा हुआ है 500 रुपीज, 500 एंड अदर सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी, बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी है। तो अब बताना है आपको बस कि ये एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा या नहीं होगा। यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है रुपीज 500 एंड अदर्स सम ऑफ मनी, क्या ये वैलिड है? ये एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा? यस या नो में सिर्फ उत्तर देना आपको। अच्छा, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बताइएगा तब ना। ये जो पॉइंट है इसका तब मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या लिख रहा है। आप लोग चेक जारी, आप में से कौन कौन बताइए अभी तक चेक जारी नहीं किए हैं या फिर चेक कभी देखे ही नहीं है? ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक मनी का जिक्र नहीं है। रुपीज 500 अदर सम ऑफ मनी, इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना पेमेंट करना है। 500 तो क्लियर है, लेकिन यहां पर यह क्लियर नहीं हो रहा है अदर सम ऑफ मनी मतलब व्हाट, कितना, 1 रुपया, 2 रुपया, 10,000, 10 लाख, 20 लाख, कितना, वो क्लियर नहीं है। और जब तक ये क्लियर, आप किसी बैंक में जाइएगा ऐसा लिख कर आप दीजिए चेक, कभी भी बनेगा नहीं, कभी भी वो क्लियर नहीं होगा। यहां तक कि चेक में देखिएगा जब आप लिखते हैं ना तो लास्ट में लिखना रहता है ओनली, कि कोई उसमें ऐड ना कर दे कुछ अपने तरफ से। तो वो सारी चीजें का पालन करना पड़ता है, तब जाकर वो एक वैलिड होता है, अदरवाइज उसको डिसऑनर कर दिया जाता है। तो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द रिटन एंड साइन डॉक्यूमेंट इंटाइटलिंग अ पर्सन टू अ सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन इट एंड व्हिच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेगोशिएबल का मतलब ही अभी बता रहे थे, वन पर्सन से अनदर पर्सन को ट्रांसफर है, आइदर बाय मेयर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, मतलब उसमें विदाउट सिग्नेचर और सिग्नेचर के साथ भी इसको ट्रांसफरेबल किया जा सकता है, नेगोशिएबल किया जा सकता है। The law relating to negotiable instrument is contained in the Negotiable Instrument Act 1881 और it is an act to define and amend the law relating to promissory note। यहां पर देखिए सीधा लिखा हुआ है कि यह जो लॉ है किसके किसके लिए लागू होगा, तो एक प्रोमिसरी नोट के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए और चेक्स के लिए। अब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखिएगा, हम यहां पर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज का नहीं बता रहे हैं। जैसे कि 3 जो हमने बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इनका तो अपना इंडिविजुअल फीचर्स रहेगा ही, तीनों में डिफरेंस भी समझेंगे, लेकिन इन तीनों का कंबाइंड फीचर्स क्या है, मतलब ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फीचर्स क्या हो सकता है। तो पहला फीचर्स तो सबसे यही है कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है वन पार्टी टू अनदर पार्टी फ्रीली, और ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता है हमेशा, रिटन विद साइन डॉक्यूमेंट, ये अनिवार्य कंपलसरी है। तीसरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन ऑन फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समझते हैं ना, कंसिडरेशन मतलब होता है, इसका एक जनरल एक टर्म लिखें तो समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर कभी पढ़े होंगे तो आपको वहां पर पता होगा, कंसिडरेशन वहां पर स्पेसिफिक डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक कंसिडरेशन के लिए ही इशू किए जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपने बेटे को बोलते हैं कि हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज जारी कर देते हैं आपके नाम पर, वहां पर कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से आप उसको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, तो विदाउट कंसिडरेशन आप वहां पर इशू नहीं कर सकते हैं।
क्लियर है? कंसिडरेशन मतलब जैसे कि यहां पर कंसिडरेशन को एक और मीनिंग से समझ सकते हैं, समथिंग रिटर्न बोले मतलब कि बोथ पार्टी से समथिंग रिटर्न होना चाहिए। ए ने एक टेबल खरीदा बी से, तो उसके बदले 500 रुपीज दिया, तो बी ने उसके बदले कुछ दिया। तो ए का कंसिडरेशन ये है कि ए बी को 500 रुपीज पे कर रहा है, और बी का कंसिडरेशन ये है कि बी ए को टेबल दे रहा है। समथिंग इन रिटर्न, दोनों पार्टी एक दूसरे को रिटर्न कर रहे हैं। ए बी को 500 दे रहा है और बी ए को टेबल दे रहा है, इसी को कंसिडरेशन बोलते हैं, समथिंग इन रिटर्न। अगला इसका एक विशेष फीचर्स है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ये 3 चीजों को डील करता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स एंड ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर हुंडी। और ये एक रिटन और अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज जारी किया जाएगा तो उसमें ये नहीं लिख देंगे, हम यहां पर मान लीजिए 50,000 लिखते हैं कि 50,000 आपको पेमेंट करना है 31 मार्च को, जब 200 kg राइस मिल जाएगा। तो क्या ये एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? उसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए कंडीशन रख दिया गया कि हमें राइस मिलेगा तभी हम पेमेंट करेंगे, अदरवाइज पेमेंट नहीं करेंगे। तो भले ही सारे लीगलिटी फॉर्म है लेकिन ये एक वैलिड नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सीधे आप इसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन शामिल कर दिया गया है। चाहे वो चेक हो, चाहे वो हुंडी हो, चाहे आप प्रोमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, वो कभी भी कंडीशनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। सिर्फ अमाउंट उसमें स्पेसिफाई कर दीजिए कि ये पेमेंट करना है, उसमें ये भी डिस्क्लोज नहीं करना है कि पेमेंट किस पर्पस से कर रहे हैं, सिर्फ पेमेंट करना है, उन चीजों को वहां पर दिखाया जाता है। जैसे चेक वगैरह भी जारी किया जाता है, आप देखिए उस पर कुछ वहां पर स्पेसिफाई नहीं रहता है, वहां पर ये नहीं लिख सकते हैं आपकी पेमेंट मिलेगा या फिर राइस मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप वहां पर अगर ये सारी चीज शामिल कर देते हैं मतलब कि वो कंडीशन है, और कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक कंडीशनल नहीं हो सकता है, अनकंडीशनल होता है हमेशा। अब यहां पर जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रकार है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ सेक्शंस भी आपको याद रखना पड़ता है। जैसे कि जितने भी काइंड्स ऑफ बताए गए हैं, जो 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 में बताया गया है। एग्जाम में मैच करने के लिए आता है। मैच क्या करना होता है, जैसे कि एक साइड दे देगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम, जैसे प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और चेक हो गया, और एक साइड सेक्शन रहेगा, तो फिर आपको मैच करने के लिए होता है कि आप इसको मैचिंग करें। तो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे सेक्शन आपको याद नहीं रखना है, जो यहाँ पर स्पेसिफिक आपको बताया गया है कम से कम उस सेक्शन को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोमिसरी नोट से। तो प्रोमिसरी नोट का तो सबसे पहले फीचर यही है कि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी विशेषता ये होती है कि एक रिटेन डॉक्यूमेंट होगा, मतलब कि जो जनरल हमने
डिफिनेशन से भी देखा, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फीचर्स वो प्रोमिसरी नोट पर भी अप्लाई होगा। तो इसके अलावा इसके क्या खास फीचर्स होते हैं उसको भी एक एक करके देखेंगे। यहां पर देखिए इस एक्ट में डिफाइन किया गया है सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है वो प्रोमिसरी नोट से संबंधित है। अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पास एक करेंसी नोट होगा, अगर आपके पास किसी के पास है तो अपना करेंसी नोट निकालिए, तो वो भी ये देखिएगा एक प्रोमिसरी नोट ही है। करेंसी नोट जो होता है, जो आरबीआई जारी करती है, जो आप यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, करेंसी नोट, वो भी एक प्रोमिसरी नोट ही है। मतलब प्रोमिसरी नोट के जैसा ही है, लेकिन प्रोमिसरी नोट के इस एक्ट में उसको शामिल नहीं किया जाता है। प्रोमिसरी नोट के इस एक्ट में, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, उसे शामिल नहीं किया जाता है प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट बैंक नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इसमें भी आपका अनकंडीशनल होना चाहिए। साइन्ड बाय द मेकर, मतलब जो बनाने वाला है इसको साइन करेगा। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू ऑर्डर ऑफ द अ सर्टेन पर्सन और ओनली टू अ बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब सीधा सा है कि जो इसे बनाएगा, मेकर होगा, वो उसमें साइन करेगा और उसमें अमाउंट स्पेसिफिक लिखेगा कि कितना हम पे कर रहे हैं, उसे स्पेसिफिक बताएगा, और किस पार्टी को ये देगा या फिर किसके ऑर्डर पर ये उसको बना रहा है, उन सब के बारे में वो मेंशन करेगा। उसी को कहा गया है यहाँ पर प्रोमिसरी नोट। जैसे कि एक प्रोमिसरी नोट को यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते, मतलब एग्जांपल बता सकते हैं। ए ने एक साइन किया इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रखिएगा मेकर यहाँ पर वही होता है। जैसे कि ए ने बी से प्रोमिस किया है कि हम तुमको 500 रुपए देंगे, आई प्रोमिस टू पे ₹500। तो यह एक प्रोमिसरी नोट है जो ए के द्वारा इशू किया गया है। मतलब कि जिसे पे करना होता है ना, वही खुद जारी करता है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है सीधा, आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। मतलब कि हम बी को पे करेंगे या फिर उसके ऑर्डर पर 500। पार्टीज टू दिस प्रोमिसरी नोट आर ए इज अ मेकर। मतलब कि यहां पर जो इस प्रोमिसरी नोट को बनाएगा वो कौन होगा? मेकर। और जिसके लिए प्रोमिस किया गया, तो बी यहां पर कौन होगा? पेई। पेई मतलब कि जो पैसा रिसीव करेगा, रिसीवर। टू हुम द प्रोमिस इज टू पे इज मेड बाय द मेकर। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो ये भी ये क्या है? प्रोमिसरी नोट है, क्योंकि इसमें भी जो आई मतलब कि जो बनाने वाला, जो मेकर है, वो बी से प्रोमिस कर रहा है कि 1000 रुपीज हम पे करेंगे, जो हम उससे वैल्यू रिसीव किए उसके बदले। क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा वैल्यू रिसीव्ड, यहां पर ये नहीं है कि हम वैल्यू रिसीव हो जाएगा तब हम पेमेंट करेंगे, उसमें तो सीधा लिखा हुआ है कि जो वैल्यू रिसीव हुआ है उसके लिए करेंगे। तीसरा यहां पर एग्जांपल है, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज टू सी। सीधा यहां पर देखिए कि एक ड्रॉ किया गया प्रोमिसरी नोट जिसमें कि लिखा गया, देखिए स्टेटमेंट इसका देखिए, इसके आधार पर ही आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे अभी हमने पूछा था कि ₹500 एंड अदर सम ऑफ मनी, तो एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उसी तरह यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसको ध्यान से देखिए। आई प्रोमिस टू पे बी, आई मतलब जो मेकर है, ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। ये जो यहां पर ये वर्ड शामिल कर दिया गया, ये क्या चीज है? कि कंडीशन बता रहा है। जैसे कि अभी एग्जांपल एक और बता रहे थे कि जब हम उससे 31 मार्च को गुड्स रिसीव कर लेंगे तब पेमेंट करेंगे।
तो वहां पर भी कंडीशन था, यहां पर भी कंडीशन है कि आई मतलब कि जो है मान लीजिए आई ए है, तो ए मैरिज कर लेगा सी से, तब जाकर ₹500 7 डेज के बाद बी को पेमेंट करेगा। तो यह एक कंडीशनल हो गया। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए। अनकंडीशनल ये अनिवार्य है, तो इसीलिए पहला और दूसरा केस तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रोमिसरी नोट है। लेकिन तीसरा जो एग्जांपल है ये एक प्रोमिसरी नोट नहीं है। प्रोमिसरी नोट यहां पर ये नहीं है। अब यहां पर देखिए फोर्थ केस एक और है एग्जांपल, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी। तो फोर्थ भी क्या है, यहां पर भी देखिए कि ₹500 बी को पे किया जाएगा, लेकिन जब ब्लैक हॉर्स 1 जनवरी को डिलीवर किया जाएगा उसके पास तब। तो ये भी एक वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। क्लियर है? क्योंकि इसमें क्या है, क्या कारण है, तो कारण भी आपको पता चल रहा है ना कि किस कारण की वजह से ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। एग्जाम में कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा, आपको सिर्फ वही जज करना होता है कि प्रोमिसरी नोट ये वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है। तो तीसरा और चौथा केस जो है, प्रोमिसरी नोट जो ड्रॉ किया गया वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। क्लियर यहां तक सभी को? कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। एक बार फिर से आप यहां पर इसको रीड कर लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इस टर्म को आप समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए अब पार्टीज इसमें देखते हैं। दो पार्टीज तो यहां पर आप देख लिए होंगे। एक पार्टी होगा इसमें मेकर, जो प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ करेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं जो खुद प्रोमिस कर रहा है कि हम इतना रुपीस पे करेंगे, मतलब जिसके ऊपर लाइबिलिटीज हैं वो मेकर होगा। दूसरा इसमें पार्टी होता है पेई। पेई वह पर्सन है जो पेमेंट रिसीव करेगा उस प्रोमिसरी नोट के बेसिस पर।
मतलब कि ए ने बी के ऊपर ड्रॉ किया गया, तो बी एक पेई है, मतलब जो पेई जो रिसीवर है, जो उस प्रोमिसरी नोट पर जो अमाउंट स्पेसिफिक है वो रिसीव करने वाला ही पेई। अब ध्यान रखिएगा, पेई कोई और भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गया है, ए ने बी सी को ट्रांसफर कर दिया, तो सी अब यहां पर पेई हो जाएगा। क्लियर है? और होल्डर, एक इसमें थर्ड पार्टी जो होता है वो होल्डर होता है। होल्डर मतलब कि जो जिस टाइम वह नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट जो है उसके पास है, तो उसी को होल्डर कहा गया है। होल्डर कौन हो सकता है? तो एक पेई भी हो सकता है, होल्डर एक पेई भी हो सकता है, और जो रिसीवर है वो भी हो सकता है, या फिर जो इंडोर्सी है वो भी हो सकता है। जैसे बी ने यहां पर सी को इंडोर्स किया है, तो बी भी यहां पर एक होल्डर के रूप में बोल सकते हैं। इज आइदर द पेई और सम अदर पर्सन टू होम ही मे हैव इंडोर्सेड द नोट, मतलब प्रोमिसरी नोट। अब इंसेंशियल एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं प्रोमिसरी नोट का, तो ये तो हम अभी बता चुके हैं। मस्ट बी इन राइटिंग, ओरल प्रोमिस कभी भी इसमें शामिल नहीं होगा, स्पेसिफिक मेंशन करना होगा। एक्सप्रेस प्रोमिस और क्लियर, एक्सप्रेस मतलब कि रिटन होना चाहिए, और क्लियर अंडरटेकिंग होना चाहिए कितना पेमेंट हो रहा है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ था ना 500 एंड अदर सम ऑफ मनी, तो ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 एंड अदर सम ऑफ ऑल मनी, तो यहां पर क्लियर अंडरटेकिंग नहीं है। ये ध्यान रखिए, ये अनकंडीशनल ये नहीं हुआ, ये क्लियर स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, क्लियर अंडरटेकिंग नहीं है, इसीलिए एक इनवैलिड प्रोमिसरी नोट होगा। क्लियर अंडरटेकिंग होना चाहिए। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ ए राइट टू बी आई ओ यू ₹500, देयर इज नो प्रोमिस टू बी पे, दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। सी अब द प्रोमिस और अंडरटेकिंग टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए। इसके अलावा डी एक इंसेंशियल फ्री प्रोमिस में ये होगा, इंसेंशियल एलिमेंट में द मेकर मस्ट साइन, साइन किया होना चाहिए, सर्टेन पर्सन पर साइन होना चाहिए। जैसे कि ए बी के ऊपर ड्रॉ कर रहा है आई प्रोमिस टू पे बी, यहां पर ये नहीं लिख सकता है कि बी फ्रेंड्स आई प्रोमिस टू पे बी फ्रेंड्स, मतलब कि बी के दोस्त को हम पेमेंट करेंगे। तो क्या ये एक क्लियर अंडरटेकिंग है? क्योंकि इसमें चूंकि ये क्लियर नहीं है कि बी का फ्रेंड कौन है, किसे पेमेंट करना है, वो क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, इसीलिए यह एक प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। सर्टेन पर्सन होना चाहिए, पेई भी एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, होल्डर जिसके नाम पर जारी किया गया वो भी एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, और सम ऑफ अमाउंट जो है वो भी सर्टेन होना चाहिए, जो भी हम बता भी रहे थे। इसके अलावा पेमेंट लीगल मनी में होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में इंडियन रुपीज चलता है, अब यहां पर ये नहीं लिख सकते हैं आई प्रोमिस टू पे बी $500, तो ये भी एक इनवैलिड प्रोमिसरी नोट है। 500 यूरो जो इंडिया में जो लीगल करेंसी है उसी रूप में वो व्यक्त होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। या फिर इस तरह से भी नहीं लिख सकते हैं कि 500 रुपीज एंड डिलीवर 10 क्विंटल ऑफ राइस। जैसे कि हम वहां पर ये दिखा सकते हैं ना कि आई प्रोमिस टू पे ₹500 एंड 500 टन राइस, तो ये भी एक वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट या जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ रुपीज में हो सकते हैं, किसी भी अदर गुड्स के रूप में या फिर किसी भी सर्विसेज के रूप में नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टाम्प्ड, क्योंकि लीगल करना है तो आपको स्टाम्प जो होता है वो कराना होगा, इंडियन स्टाम्प एंड के तहत जो स्टाम्प होता है वो। इसके अलावा
नेम ऑफ द प्लेस सर्टेन होना चाहिए, नंबर उसमें जो नंबर है, जैसे कि हर का चेक का एक नंबर होता है, उसे प्रोमिसरी नोट का भी एक नंबर होता है, वो सर्टेन होना चाहिए। डेट भी एक मेंशन होना चाहिए, स्पेसिफिक डेट जो उसमें क्लियर मेंशन किया हो। क्लियर है? अब यहां पर बोलिए इस लास्ट पॉइंट में देखिएगा यहां पर कि अगर ये प्रश्न यहां पर उठता है, जैसे कि यहां पर जितने भी हमने दिखाया उसमें कंडीशन भी हमने बताया कि ये सारे चीजें होनी चाहिए तभी जाकर वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा। मान लीजिए कोई प्रोमिसरी नोट है जिसमें कि डेट मेंशन ही नहीं है, डेट मेंशन नहीं है, तो क्या वो एक इनवैलिड प्रोमिसरी नोट होगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, नहीं, वो एक इनवैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है, बल्कि वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है। हो सकता है कि जिस दिन वो डिलीवर होगा उसी दिन वो पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है? एक जनरल पॉइंट है यहां पर, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो जो भी इसेंशियल एलिमेंट थे और एक प्रोमिसरी नोट किस तरह से इशू किया जा सकता है, इसमें पार्टीज कौन होते हैं, तो 3 पार्टीज, इसको ध्यान में रखिएगा। और किस तरह से इसको इशू किया जाएगा, कब ये वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, और ये सेक्शन 4 सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। जितने भी प्रोविजंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें पार्टीज ध्यान रखिएगा, कितने पार्टीज होते हैं, पिछला एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न, शायद ये नेगोशिएबल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज से ही पूछा गया था, तो वो पूछा जाता है। और भी बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। पार्टीज किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, वैलिड इनवैलिड कब होगा, और इसका इसेंशियल जो फीचर्स है वो हमें पता होना चाहिए। अब इसमें किसी को डाउट है, कहीं से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? ओके, तो आज हम लोग सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब इसके आगे हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे और बाकी के जो प्रोमिसरी नोट हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं,
बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक और हुंडी, उसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ हम आज अपलोड कर देंगे। जो पढ़ा चुके हैं उसको रिवीजन करके जरूर आइएगा, और जो एग्जाम्पल हमने दिया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और हर एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि इसमें मेजर जो प्रश्न बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। कोई अलग टॉपिक नहीं इसमें आता है कि वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनेगा, मेजर प्रश्न यहीं से बनते हैं। हाँ, हिंदी में भी आपका इसका नोट्स मिल जाएगा, हिंदी में भी इसका पीडीएफ हम उपलब्ध करा देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।